गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल, भस्म और लवण, उसके पार्ट 2 वीडियो को। इससे पहले इसका पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, और यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक बनाया था वीडियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक कि अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। आइए आज की इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे करा अब कि अम्लों व क्षारकों की प्रबलता को जांचेंगे। अम्ल व क्षारकों की प्रबलता, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन्स की सांद्रता पे डिपेंड करती है। कहता है कि किसी क्षारक या अम्ल की प्रवणता उसके द्वारा जो H+ आयन्स है या फिर OH- आयन है उसकी सांद्रता पर क्या करती है, डिपेंड करती है। फिर कहता है अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि वह वस्तु अम्ल है या फिर भस्म है, उसका एक सार्वत्रिक सूचक जिसको बताइए यूनिवर्सल इंडिकेटर, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यूनिवर्सल सूचक जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, आइए उसके बारे में सुनते हैं क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है सार्वभौम सूचक या सार्वत्रिक सूचक, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। क्या कहता है कि यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन्स आयन की विभिन्न सांद्रता का विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है या फिर दिखाता है। फिर से इसको देखिएगा, कहता है कि यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन्स आयन की विभिन्न सांद्रता यानी कि अलग अलग सांद्रता को अलग अलग रंगों में व्यू करते हैं या फिर प्रदर्शित यानी दिखाते हैं। अगर पीएच स्केल पे यहाँ पे देख सकते, यह पीएच स्केल है जिसका आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1909 ईस्वी में। कब क्या था, 1909 ईस्वी में। इस पॉइंट को आप लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यदि पीएच स्केल पे आप ध्यान दीजिएगा, 0 से 14 डिजिट तक अंकित रहता है, और जो 7 डिजिट होता है वह न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, और 7 से पीछे जैसे 6, 5, 4, 3, 2 ये सभी क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन। और जो पीछे जाता जाएगा अम्लीयता का मान बढ़ता जाता है, और 7 के आगे जो आप आगे जाइएगा इसमें क्षारीयता का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक अम्लीय किस पॉइंट पे हुआ, तो 0 पे, क्या रहेगा 0। और सबसे अधिक क्षारीय कब हुआ, तो 14 पॉइंट पे। और विलयन उदासीन कब होता है, तो 17 में। और यहीं पे उदासीन जो विलयन है यानी कि शुद्ध जल है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। आइए अब नेक्स्ट को देखते हैं। दोस्तों, ये है मेरा पीएच स्केल, आपको इससे पहले बता चुके हैं कि इस पे 0 से लेकर 14 अंक तक वर्णित रहता है, और जहाँ 7 होता है बीचों बीच वाला पॉइंट वह उदासीन होता है, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। और 7 के जस्ट पीछे सभी अम्लीय, और 7 के जस्ट आगे सभी क्षारीय होते हैं। और 0 पर सबसे अधिक अम्लीय होता है, और 0 पर 14 पर सबसे अधिक क्षारीय होता है। यहाँ पर दिया गया है यदि पीएच मान 7 के बराबर हो तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। आप इस तीर को देख सकते हैं, यदि पीएच 7 के क्या है, इक्वल है, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। फिर कहता है यहाँ पे कि यदि पीएच 7 से छोटा हो, क्या होगा, 7 से छोटा, तो विलयन कैसा होगा, प्रकृति अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है यदि पीएच 7 से क्या हो, बड़ा हो, तो वह कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय। फिर ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से क्या बनाते हैं, लवण। तो देख रहे यहाँ पे जिधर तीर लगा है यानी कि लवण के जस्ट बाएं साइड में जो भी चीज़ है वह अम्लीय, और जस्ट दाएं में क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इस प्रकार आप पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। और जो HCl होता है इसको कहते हैं अमास्य रस, उसका पीएच मान 1.0 होता है यानी कि यहाँ पे होता है। चलिए आइए आगे दिखाते हैं आपको। अब है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे शरीर क्या कहता है, हमारा शरीर से
7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। यानी हमारा जो शरीर है वो कब काम करता है, जब हमारे शरीर का pH मान 7 या 7.8 के बीच होता है तब। नेक्स्ट में है वर्षा के जल का pH मान 7.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। यानी अगर अम्लीय वर्षा होने के लिए pH मान कितना होना चाहिए, तो 7.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से कम होगा अगर वर्षा का pH मान, तो क्या कहलाएगा, वर्षा अम्लीय होगा। और इसी अम्लीयता के कारण आज जो आप देख रहे हैं ताजमहल जो संगमरमर से बना है उसकी खूबसूरती आजकल नष्ट हो रही है। फिर नेक्स्ट में है मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि यदि मुंह का pH मान 5.5 से क्या होगा, कम होगा होने पर दोनों का क्षय होता है। दोनों यानी कि जो दांत होता है और जो मस्कुर जिसको हम इनामेल कहते हैं, दोनों क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। फिर नेक्स्ट में है मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द पैदा होता है। आप देखते होइएगा जब मधुमक्खी आपको काट लेगा तो वहाँ पे आपको दर्द सा होने लगेगा और जलन पैदा करेगा। ठीक है, तो डंक मारता है तो क्या होता है, जलन और दर्द होता है। फिर नेक्स्ट में है अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशेष pH की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अच्छी उपज के लिए पौधों को भी एक विशेष pH की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये है हमारे दैनिक जीवन में pH के इम्पोर्टेंस। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है लवण। अब हम जानेंगे लवण कि लवण वाकई में होता क्या है। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, साल्ट एंड वाटर का। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ से NaCl और H2O की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, लवण के एग्जाम्पल है। क्या है, लवण के एग्जाम्पल है। अब जानेंगे लवण से रसायनों का निर्माण कि लवण से कौन कौन से केमिकल्स का निर्माण होता है। तो देखिए लवण से जो है केमिकल कौन कौन से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और 5 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या होता है इसका सूत्र, नेम केमिस्ट्री में कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रकार बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या है, NaOH, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी NaCl और जल में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, प्राप्ति होती है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जब 2NaCl साधारण नमक के 2 अणु को और जल के 2 अणु को क्या करेंगे, यदि उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु और यहाँ से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा और फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस की मुक्ति हो जाती है। फिर कहता है यहाँ पे एनोड पे Cl2 गैस प्रवाहित होती है और कैथोड पे H2S यानी हाइड्रोजन गैस। फिर कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। क्या बनता है, NaOH का। अब हम जानेंगे Cl की उपयोगिता यानी जो क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहते हैं, तो जल की स्वच्छता के लिए और PVC के लिए। किसके लिए, जल की स्वच्छता के लिए और PVC के लिए। फिर यहाँ पे H दिखाई दे रहा होगा, तो H जो है यानी हाइड्रोजन व ईंधन के लिए। किसके लिए, ईंधन के लिए। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ग्रीस हटाने के लिए, साबुन व कागज़ बनाने के लिए, और
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग ब्रिज बनाने के लिए, साबुन व कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, सॉरी विरंजक चूर्ण। किसके बारे में जानेंगे? विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसके बारे में। तो अब हम जानेंगे विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, फिर इसका उपयोग के बाद। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा दोस्तों, आपको पूरा ये वीडियो समझ आ जाएगी। तो विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं CaOCl2, क्या कहते हैं इसको? CaOCl2 इसका सूत्र होता है। फिर अब जानेंगे इसका निर्माण। तो सुनिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने, उसका सूत्र क्या होता है? Ca का होल ट्वाइस, Ca का होल ट्वाइस। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ से विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, अगर इसमें प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से CaOCl2 प्लस H2O की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इस प्रकार विरंजक चूर्ण का क्या होते हैं? निर्माण होते हैं। अब इसका उपयोग के बारे में जानें कि इसका उपयोग आखिरकार हम कहाँ करते हैं। तो उपयोग, पहला वो उपयोग इसका वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए। किसके लिए? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के रूप में। नेक्स्ट उपयोग है कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के रूप। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के रूप में। और लास्ट में है पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में। यानी हम लोग जो पानी पीते हैं, अगर वह पानी क्या है? खराब है, तो उसमें आप क्लोरीन गैस सॉरी विरंजक चूर्ण का प्रयोग करके आप उससे पीने लायक बना सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट को बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा जिसका सूत्र रहता है NaHCO3, इसका हिंदी नाम होता है, सॉरी केमिकल नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। यह एक दुर्बल असंक्षारक है। क्या है? यह एक दुर्बल असंक्षारक है। कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस को जल और अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर वहाँ से अमोनिया क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब NaCl में CO2 गैस को प्रवाहित किए हैं, फिर हाइड्रोजन यानी जल है और NH3 अमोनिया गैस है, तो वहाँ से क्या प्राप्त होती है? NH4Cl और NaHCO3 की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से NH4Cl ये हो गया अमोनिया क्लोराइड। क्या हो गया? अमोनिया क्लोराइड। और NH4Cl जो है वह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। फिर कहता है खाना पकाते समय गर्म करें। और जब हम खाना पकाते समय सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यहाँ से Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है और जल अलग निकलती है और फिर CO2 गैस मुक्त हो जाते हैं। कब? जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को खाना पकाते के समय क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे इसके उपयोग के बारे में, किस बेकिंग पाउडर का उपयोग, सॉरी बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया है। तो फर्स्ट है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो बेकिंग जो पाउडर होता है वह बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेकिंग पाउडर जो है वह बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? तो इमली में। किस में होता है? इमली में। ध्यान दीजिएगा, इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। दूसरा है यह एंटासिड का एक संगठन होता है। कौन? बेकिंग सोडा एंटासिड का एक संगठन। फिर नेक्स्ट में है अग्निशामक में इस्तेमाल। तो अग्निशामक में NaHCO3 और H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग। आइए अब नेक्स्ट को जानते हैं दोस्तों। अब आपका धोने का सोडा, जिसको कहते हैं धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो सोडम यानी धोने का सोडा जो है, इसका जो निर्माण होता है वह साल्वे विधि द्वारा होता है। किससे होता है? साल्वे विधि के द्वारा। और जो बेकिंग सोडा होता है उसका भी उपयोग होता है साल्वे विधि के द्वारा। और जो कास्टिक सोडा है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उससे क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्लोर एल्कली विधि NaOH, क्लोर एल्कली और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों को साल्वे विधि या अमोनिया गैस विधि द्वारा बनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत भी आया है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं इसके निर्माण की विधि, इसका निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम क्लोराइड के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी
जब सोडियम क्लोराइड क्या कहते हैं रवा के रूप में करते हैं, तो रवाकरण करते हैं से क्या होती है यहाँ पे धोवन सोडा की प्राप्ति होती है। तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और 10H2 क्या करते हैं रवाकरण के रूप में करते हैं, तो वहाँ से Na2CO3 इंटू 10H2O की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे इसके उपयोग के बारे में, किसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग है, इसका फर्स्ट उपयोग है कांच व साबुन या कागज उद्योग में, यानी कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज के उद्योग में क्या कहता है धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है घरों में साफ सफाई की, घरों में साफ सफाई यानी बर्तन हो गया या फिर कपड़ा हो गया, तो उसकी साफ सफाई के लिए भी हम धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, अब जल में जो अस्थायी कठोरता जम गया है उससे हटाने के लिए भी हम धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद, और ये लास्ट है, इसके बाद एक और है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं शॉर्ट में POP, पॉप। क्या बोलते हैं पॉप। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। फिर कहता है आगे कि जिप्सम को 273 केल्विन और यदि डिग्री सेल्सियस में कहें तो 120 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दीजिएगा कितना 120 डिग्री सेल्सियस। तो जब जिप्सम का सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिप्सम को 273 केल्विन, इस ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को, जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। फिर कहता है इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। यानी जब आप जिप्सम को गर्म कीजिएगा तो वहाँ से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होगा, और फिर यदि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का मिश्रण करेंगे तो आपको वहाँ से जिप्सम ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। यहाँ पे इसका सूत्र दिया गया है। फिर इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर फिर से जिप्सम की क्या होती है प्राप्ति होती है। जैसे कह रहा है यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O, फिर 1.5 H2O को क्या करेंगे मिलाएंगे इसमें से, तो CaSO4 इंटू 2H2O, और यही होता है जिप्सम का सूत्र होता है। बहुत भी है। अब जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में, किसका उपयोग कहाँ किया था। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, इसका जो उपयोग है पहला है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। आप देखते होइएगा चिकित्सक को जब हड्डी उड्डी टूट जाती है तो उस समय जो प्लास्टर कहता है, और प्लास्टर में जो पाउडर होता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसे बैंडेज के माध्यम से, बैंडेज पट्टीज के माध्यम से उसे लगाया जाता है। दूसरा है खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने में, खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने में। तीसरा है मूर्ति बनाने में। आप देखते हो छोटे छोटे मूर्ति जो बनता है चूना वाला, वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पर है दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए भी क्या करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है। आइए लास्ट है इस वीडियो का, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल, ये क्या होता है क्रिस्टलन का जल, इसको थोड़ा सा अच्छी पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कहता है क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 इंटू 5H2O, ये कैसा होता है कलर में नीला होता है, कैसा होता है नीला होता है। इसका जो सूत्र होता है यह तृतीया का सूत्र, किसका सूत्र है तृतीया का, ध्यान दीजिएगा इस तृतीया का सूत्र है। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल या SMS करेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा। जय हिंद, जय भारत।